आज हम कृमि रोग के बारे में वर्णन करेंगे। कृमि रोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गृह्णाति हीनस्ति इति कृमि। गृह्णाति हीनस्ति इति कृमि। कृमि शब्द की उत्पत्ति क्री हिंसायाम धातु से है, जिसका अर्थ मारना या घातक प्रभाव। जिसका अर्थ क्या है? मारना या घातक प्रभाव डालना है। आचार्य चरक ने कृमि शब्द का निर्वचन 3 प्रकार से किया है। क्रव्ये मेदति इति कृमि, अर्थात कच्चे मांस में भेदन होने वाला, भेदन करने वाला। कर्म तेवी स्यात् शरण कर्मणः, अर्थात सरक कर मीन्स चलने वाला, सरक कर चलने वाला। धातु से कृमि शब्द बना है। काम तेवा अर्थात इच्छा करने वाला। कमु कांतव धातु से कृमि शब्द बना है। यहाँ कांति का अर्थ इच्छा है। कांति का अर्थ इच्छा है। आचार्य चरक ने कृमि के बारे में माधव निदान में बताया है कि माधव निदान के कृमि संदर्भ 235 पेज में वर्णन किया गया है कि कृमिश्च द्विधा प्रोक्ता वाह आभ्यंतर भेदतः बहिर्मल कफ सुख अजन भेदा चतुर्विधा नाम तो विसंति विधा ब्राह अस्त्र मलो भेदना। ये चरक संगीत माधव निदान में कृमि के निदान के बारे में बताया गया है। आयुर्वेदानुसार चरक ने सहज और वैकारिक 2 प्रकार के कृमियों का उल्लेख करके वैकारिक कृमियों के 20 भेदों का वर्णन किया है। सहज कृमि अवैकारिक होते हैं तथा शरीर के लिए उपकारी होते हैं, अतः उनका वर्णन नहीं है, लेकिन वैकारिक कृमियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वाह कृमि और दूसरा है अभ्यंतर कृमि। शरीर के वाह मल स्वेद तथा त्वचागत अन्य मलों में उत्पन्न होने वाले कृमियों को वाह कृमि कहते हैं। वाह कृमियों का निदान क्या है? शरीर एवं वस्त्रों की सफाई न करने से, प्रतिदिन स्नान से शरीर को स्वच्छ न रखना वाह कृमियों का कारण है। दूषित जल अथवा गंदे तालाब में स्नान करना तथा तैरना उससे वाह कृमियों का फैक्टर है। त्वचागत विकार वाले व्यक्ति से संपर्क रखना, स्किन में इन्फेक्शन होगा, उससे भी वाह कृमि होता है। यूका तथा लिक्षादि से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ शयन करना, एक साथ सोने से या उसके वस्त्र धारण करने से वाह कृमियों होने का चांस रहता है। वाह कृमियों की आकृति ये बहुत छोटे तिल के समान प्रमाण तथा आकृति वाले, बहुत पैर एवं टांग वाले, वर्ण में काले और श्वेत होते हैं। नाम इनका क्या है? लीखे हैं। लीखे, लिक्षा कहते हैं। यूका, इसको कहते हैं जुए। जब जू अपने सूक्ष्म पैरों को त्वचा में प्रविष्ट कर बैठी रहती हैं, तब यह देखने में बिल्कुल तिल के समान गोल और काली प्रतीत होती है। लीछा या जू के अतिरिक्त अन्य त्वग विकारी, दर्दु एवं पामा आदि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म कृमियों की गणना बाह्य कृमियों में भी की जाती है। बाह्य कृमियों का प्रभाव शरीर में क्या होता है? कंडू उत्पन्न करता है। शरीर में कंडू उत्पन्न करता है। कोठ, शीत पीत
के समान छोटे छोटे आर्टिकेरिया जैसा चकता पैदा होता है, पीड़िकाएँ उत्पन्न होता है। चरक नींद की चिकित्सा के लिए इनको पकड़ कर निकालना, शरीर की शुद्धि तथा मल का नाश करना तथा मल उत्पादक भावों का सेवन करने के लिए बताया है। अभ्यंतर कृमि शरीर में उत्पन्न होने वाले अभ्यंतर कृमि अधिष्ठान भेद से 3 प्रकार का होता है: रक्तज कृमि, कफज कृमि और पुरुषज कृमि। कौन कौन 3 गो है? रक्तज कृमि, पुरुषज कृमि और कफज कृमि। तो अभ्यंतर कृमि का निदान क्या है? अजीर्णावस्था में ही भोजन करना, भोजन पचा नहीं है, अजीर्ण है, उसी में भोजन पर भोजन कर लिए। मधुर एवं अम्ल पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, द्रव बहुत पदार्थों का अति सेवन, पिष्टमय पदार्थ तथा गुड़ आदि का अत्यधिक सेवन करने से और व्यायाम नहीं करने से, दिन में निद्रा शयन करने से, निरंतर वृद्ध भोजन का सेवन करने से क्या होता है? अभ्यंतर कृमि होता है। अग्नि को मंद करने वाले होते हैं तथा कफ की वृद्धि करने वाले हैं। कफ दोष ही कुपित होकर तथा विकृत होकर अनेक पोषक माध्यमों को उत्पन्न करता है, जिससे स्थान भेद से अनेक प्रकार की कृमियों की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद शास्त्र में इसलिए क्षेत्र को बीज से अधिक महत्व दिया गया है। यदि क्षेत्र ठीक होगा तभी बीज की उत्पत्ति उचित प्रकार से होगी, अर्थात कफ विकृत से उत्पन्न होने वाले पोषण माध्यम विभिन्न कृमियों तथा जीवाणुओं के वृद्धि के लिए आवश्यक है। यदि इस प्रकार से बने पोषण माध्यम को ठीक कर दिया जाए तो पोषण माध्यम के अभाव में कृमि या जीवाणु स्वमेव नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेदीय चरक चिकित्सा पोषक माध्यम बनाने वाले त्रिदोष वैषम्य की ही प्रधान रूप से होती है। मॉडर्न साइंस में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कृमिहर तथा जीवाणुनाशक औषधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और इस तरह का जितना मॉडर्न में कृमिनाशक है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कृमि रोग का समान लक्षण में संहिता ग्रंथों में वर्णन है कि ज्वरो विवर्ता शूलम हृदरोग सदनम भ्रम भक्त दोषो अतिचारश्च संजात कृमि लक्षणम। आधुनिक काल में विकृति विज्ञान की पैथोलॉजिकल के खुलने का इन कृमियों की परीक्षा सुलभ हो गई है। क्या होता है? कृमियों का आक्रमण जब होता है तो उसके निम्नलिखित सिम्टम पाए जाते हैं। ज्वर होता है, शरीर की कांति का नाश होने लगता है, उदर शूल होता है, उदर में दर्द होता है, हृदय में धड़कन का बढ़ जाना, अंगों में शिथिलता, काम करने की इच्छा न होना, भ्रम अर्थात सिर में चक्कर आना, भोजन के प्रति अरुचि होने लगता है, अतिसार यह कृमि का विशेष लक्षण है, बार बार मल का त्याग होना। अब हम लोग रक्तज कृमि के बारे में माधव निदान में बताया गया है कि वृद्धा जीर्ण शंकादो शोणितार्था भवंती ही, माने जो निदान कुष्ठ अर्थात त्वचा के रोगों को बताया जाता है वही रक्तज कृमियों का निदान है। जो निदान कुष्ठ का है वही निदान रक्तज कृमियों का है। इसमें भी विशेषतया वृद्ध भोजन, आहार का अजीर्ण होना तथा शाकों का अत्यधिक सेवन इसका विशेष कारण है। इन पदार्थों के भक्षण से कफ और पीतजन्य एक विशेष प्रकार का
पोषण माध्यम तैयार हो जाता है, जिसका स्थान संचय रस रक्त में हो करके रक्तज कृमियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, जिससे रक्त दूषित हो जाता है और उसका ज्ञान त्वचा में उत्पन्न होने वाले विविध विकारों से होता है। चरक ने चिकित्सा स्थान में रक्तवत धमनियों और शिराओं को रक्तज कृमियों का स्थान कहा है, पर वे वृद्धि करके शरीर में प्रसर करते हुए त्वचा में स्थान संचय कर लेते हैं। रक्तज कृमियों की शेप एंड स्ट्रक्चर, उसका आकृति क्या होगा? यह कृमि अति सूक्ष्म, पाद रहित, गोल तथा ताम्र वर्ण के होते हैं और इनमें से कुछ तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा भी देखने में कठिनाई होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखने में कठिनाई होती है। वर्ण, इनका वर्ण क्या होता है? ताम्र होता है। संख्या, रक्तज कृमियों की संख्या संहिता ग्रंथों में 6 प्रकार की बताई गई है। उसका नाम है केशाद, रोम विध्वंस, रोम द्वीप, उदुम्बर, सौरस और जंतुमान है। ये 6 रक्तज कृमियों की संख्या बताई गई है। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ रहता है? केश, समिश्रु तथा त्वचा के बालों का नाश करते हैं, नख में विकृति करके उसका नाश करते हैं, नख में भी विकृति करते हैं। जब ये कृमि वर्ण में होते हैं तब शरीर रोमहर्ष, कंडू तथा तोड़, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। जब इनकी अति वृद्धि हो जाती है तब ये शिरा, स्नायु, मांस तथा तरुणास्थि को, माने अस्थि को भी खा जाते हैं। यह सब लक्षण महाकुष्ठ में पैदा होते हैं, अतः महाकुष्ठ की उत्पत्ति में इनका विशेष सहयोग होता है, इसलिए कुष्ठ को संक्रामक रोग कहा गया है। आचार्य चरक ने रक्तज कृमियों की चिकित्सा भी कुष्ठ के समान करने के लिए बताया है। अब कफज कृमि, विकृत कफ में उत्पन्न होने वाले कृमियों को कफज कृमि कहा जाता है। आचार्य चरक ने उनकी उत्पत्ति का स्थान आमाशय अर्थात समस्त पश्चमानाशय को माना है, पर इनकी उत्पत्ति एवं वृद्धि होकर वे ऊर्ध्व तथा अधोगति प्राप्त करते हैं अथवा वहीं पर चिपक कर आहार ग्रहण करते हैं या रक्त पीते रहते हैं, रक्त का शोषण करते हैं। इसका निदान क्या है? दूध, गुड़ तथा तेल के बने पदार्थों का अधिक सेवन करने से, मछली तथा आनु प्रदेश के प्राणियों का मांस सेवन करने से, चावल की पिष्टी के बने पदार्थों का सेवन करने से, अजीर्ण भोजन पर पुनः आहार करने से, गले सड़े बासी भोजन का सेवन करने से और प्रकृति विरुद्ध भोजन का निरंतर सेवन करने से क्या होता है? कफज कृमि रोग होता है। इन समस्त कारणों से कफ की आम रूप से अधिक वृद्धि होती है। इसमें एक पोषण माध्यम तैयार हो जाता है जिससे कफज कृमि विकसित होकर रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। ये पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करके ऊर्ध्व, अधः अथवा अव्यतः प्रसरणशील होते हैं। कफ के इसी माध्यम को प्राप्त करके वक्ष तथा अन्य स्थानों में कफज जीवाणु उत्पन्न होकर श्वसनक ज्वर और ट्यूबरक्लोसिस, राजक्षमा आदि रोग को भी उत्पन्न कर सकते हैं। कफज कृमियों की शेप क्या होता है और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इनमें से कुछ चमड़े की मोटी तांत के समान अथवा फीते के समान लंबे और चपटे होते हैं। कुछ केंचुए के समान लंबे तथा गोल आकृति वाले होते हैं और उनकी झलक कुछ ताम्र वर्ण के समान होती है। कुछ सूक्ष्म लंबे तंतु की आकृति वाले ताम्र वर्ण की झलक लिए
श्वेत वर्ण वाले होते हैं। इन तीनों प्रकार के कफज कृमियों के नाम निम्नलिखित संहिता ग्रंथों में बताया गया है। इसका नाम है अन्नदा, उदरवेष्टा, हृदयादा, महागुद, चूरव, दर्भ कुसुम और सौगंधिक। ये कफज कृमियों के नाम बताया गया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। पहला है अन्नदा। अन्नदा और हृदयदा एक ही जाति से संबंधित है। यह कृमि अपने दांतों से आंतों में चिपक कर रक्तपान करते रहते हैं। इनका मुख अंकुश के समान होता है। इनके लाला रस में एक विषैला पदार्थ होता है जो रक्त कणों का नाश करता है। इसलिए इस कृमि के परिणाम स्वरूप रक्त क्षय जन्य पांडु भी हो जाता है। इसके साथ ही हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है, इसलिए इन्हों को हृदयादा भी कहते हैं। और इसके बाद महागुद। महागुद कृमियों की आकृति की दृष्टि से गंडुपद कृमि भी कहा जा सकता है। ये नर और मादा के रूप में आंतों में रहते हैं। प्राय बच्चों में इनका उपसर्ग अधिक होता है। कभी कभी इनके कारण रोगी को अनियमित रूप में ज्वर होता है, इंटरमिटेंट फीवर भी होता है। बच्चों में बात का कोप तथा रात्रि को दुस्वप्न आना और सोते हुए बच्चों में दांतों का बजना विशेष लक्षण होता है। दूषित खाद्य पेय पदार्थों के द्वारा इनके अंडे अमाशय में चले जाते हैं। वहां से लार्वा के रूप में स्वतंत्र होकर यकृत में लीवर में होते हुए शिरा द्वारा हृदय से फुफ्फुस में जाकर पुष्ट होते हैं। इसलिए कभी कभी ये काश के द्वारा भी निकलते हैं और कई बार नासिका द्वार से भी निकलते देखा गया है। फुफ्फुसों से पुनः आमाशय और आंत्र में आकर अपने वंश की वृद्धि करने लगते हैं। वहां पर रहकर ये उदरशूल, बिडभेद मीन्स कॉन्स्टिपेशन, अतिसार आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं। अगर ये आमाशय की तरफ तथा ऊर्ध्व गति करे तो उत्क्लेश, वमन, वोमिटिंग तथा पेन इन एब्डोमेन, शूल विशेष लक्षण हो देते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का उदरावेष्ट। उदरावेष्ट क्या है? ये फीते के समान बहुत लंबे और चपटे कृमि होते हैं। अपनी अधिक लंबाई के कारण ही उदर में वेष्टित होकर रहते हैं। आजकल इन्हें आकार के दृष्टि से स्फीत कृमि भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट तक होती है। यह अपने गोल सिर में स्थित वर्डिशों के द्वारा आंत्र में चिपके रहते हैं। इनमें अनेक छोटे छोटे पर्व होते हैं और प्रत्येक पर्व में अंडे रहते हैं। कफज कृमियों से उत्पन्न होने वाले समान सिम्टम क्या है? उल्टी हो सकता है और लाला स्राव, लेक्रिमेशन होता है, लेक्रिमेशन और स्लाइधा, लाला स्राव होता है। और क्या होता है? रोगी को अरुचि एनोरेक्सिया होता है, उदरशूल, भेग पेन एब्डोमेन हो सकता है, मूर्छा हो सकता है, अनाह हो सकता है, क्लिष्टा, रोगी कमजोर हो सकता है और अजीर्ण रोगी को होता है, ज्वर हो सकता है, छूतु छींक वगैरह आता है और बॉडी एक अंगमर्द होता है, रुक्षता एवं परुषता होती है। पुरीसज कृमि क्या है? प्रिहांद या पक्वाशय में पुरीस के अंदर उत्पन्न होने वाले कृमियों को पुरीस कृमि कहते हैं। क्या है? पक्वाशय में पुरीस के अंदर उत्पन्न होने वाले कृमियों को पुरीस कृमि कहते हैं। ये प्रायः अधो विसर्पणशील होते हैं। अगर यह ऊपर की तरफ अर्थात पश्चिमाशय की ओर सरकने लगे तो पुरुष के डकार या श्वास में पुरुष की गंध आती है। पुरुष मीन्स मल की गंध आती है, डकार में बेल्चिंग होता है रोगी की। इससे यह स्पष्ट होता है
कि कृमि पुरुष में कोथ या सड़न उत्पन्न करते हैं तथा उसके कारण कोष्ठबद्धता हुआ करता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसे व्यक्तियों के अधोवायु में भी दुर्गंध आती है। इनमें से कुछ पुरुष का कोथ करके उसे तोड़ने वाले होते हैं, जिससे दूषित और मल रूप वायु की उत्पत्ति होती है। यह वायु ही कटु रस के रूप में शोषित होकर रस रक्त में मिलकर अनेक प्रकार के वातिक रोगों का कारण बनती है। आचार संहिता ग्रंथों में है कि वातिक रोगों के शमन के लिए बस्ती पुरुषाधानम कटि शक्तिनी पादावस्थनी तत्रापि पक्वासो विशेषणी, माने पक्वाशय का विशेष चिकित्सा कर देते हैं। क्या करते हैं? उसका विरेचन द्रव्य देकर पक्वाशय का हम उसका शोधन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि रोगी का जो पुरुषज कृमि के चलते डकार आता है, बेचिंग आता है, वो सब सबसाइड कर जाता है। तो अनेक प्रकार के वातिक रोगों का वात रोग का शमन होने लगता है। कृमि गुदा में जा करके क्या करता है? कंडू और दाह आदि उत्पन्न करते हैं। पुरुषज कृमियों की आकृति क्या होता है? ये आकृति में मोटे, लंबे एवं गोल होते हैं। इनमें से कुछ काले, कुछ पीले और कुछ ताम्र वर्ण के होते हैं। कुछ लंबे और उनके बाल के सदृश भी होते हैं। पुरुषज कृमियों के क्या क्या नाम है? इसका नाम सेकंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं। ककेरू, मकेरू, लेलिया, ससुराद और सशुलक। पुरुषज कृमियों का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है? पुरुष भेद करके क्या करता है? कोथ उत्पन्न करता है और शरीर में कृष्णता उत्पन्न करता है। पुरुषता और लोमहर्ष की उत्पत्ति होती है। गुदा पर कंडू तथा तोद होता है। उदर में शूल होता है, दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मलावरोध होता है, अग्निमांद होता है, अग्निमंद हो जाती है और क्या होता है? रक्ताल्पता मतलब पांडु हो सकता है। कई बार गुदा के मुख में आकर पुनः वापस भी चले जाते हैं कृमि, और जब चाहते हैं पुनः आ जाते हैं। अब सहज कृमि 20 प्रकार के वैकारिक कृमियों के वर्णन के पश्चात सहज कृमि के विषय में भी थोड़ा जानें। क्या सहज कृमि के बारे में चरक ने 20 प्रकार के वैकारिक कृमियों के अतिरिक्त सहज कृमियों का भी वर्णन किया है। सहज कृमियों के बारे में चरक संहिता में लिखा है, अन्यत्र सहजम्य इतनेन शरीर सहज वैकारिका कृमियों 20-13 भवन्ति। सहज कृमि अवैकारिक होते हैं तथा मनुष्य के सहायक होते हैं। यह प्रायः स्वाभाविक रूप से आंत में रहते हैं और अनेक प्रकार से पुरुष को लाभान्वित करते हैं। विशेषतः भोजन के पाचन में इनकी क्रिया विशेष उल्लेखनीय है, विशेष इम्पोर्टेंस है। क्षुद्रांत में रहने वाले कृमि के फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं, परंतु बृहद में रहने वाले सहज कृमि किण्वीकरण के साथ साथ पूतीकरण की भी क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं के कारण अनेक प्रकार की दूषित वायुएं उत्पन्न होती हैं। कुछ आहार द्रव्यों में, जैसे मटर वगैरह का सेवन करने से इससे दुष्ट वायु अधिक पैदा होती है। ऐसे ही आहार को क्या कहते हैं? वातवर्धक आहार कहा जाता है। इनके विघटन से अनेक दुर्गंधित तथा अन्य पैथिक प्रकृति के विजातीय पदार्थ पैदा होते हैं। इस कारण वात और पित्त समान रूप से उत्पन्न होकर तथा रस रक्त में शोषित होकर शरीर में शीत पित्त आदि अर्टिकेरिया आदि रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रोग जैसे तमक श्वास आदि भी सबसे इससे उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य अवस्था में रहते हुए सहज कृमि मनुष्य के लिए उपकारी होते हैं।
परंतु कोष्ठबद्धता आदि होने पर यह कृमि वैकारिक वस्तुएं उत्पन्न करने लगते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 17 में तथा विमान स्थान 7 में, चिकित्सा स्थान 26 में वर्णन मिलता है तथा सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान 54 में कृमि रोग निदान चिकित्सा का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय निदान स्थान 14 में कृमि रोग का वर्णन है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 20 में कृमि का तथा अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 24 में कृमि रोग की चिकित्सा है। अब हम चिकित्सा सूत्र के लिए कृमि का बता रहे हैं। अपकर्षण अर्थात त्वचा, बाल या आक्रांत स्थान से खींचकर कृमियों को निकालना चाहिए। प्रकृति विघात अर्थात आहार विहार जो कृमियों के अनुकूल पड़ते हैं, जैसे मधुर एवं अम्ल पदार्थों का खाना, गुड़ और मिठाई खाना, शरबत, लस्सी आदि पीना, मालपुआ या पकौड़ी आदि खाना, स्नान न करना, मलिन वस्त्र धारण करना और दिन में सोना इत्यादि इन सबके विपरीत रस गुण वाले कटु और तिक्त कषाय रस प्रधान भोज्य तथा पेय का प्रयोग करना, शरीर पर इन्हीं रसों वाले द्रव्यों का लेप करना, अभ्यंग करना और कटु तिक्त कषाय द्रव्यों के क्वाथ से शरीर का परिमार्जन या स्नान करना चाहिए। ये क्या है? प्रकृति विघात चिकित्सा है। अब निदान परिवर्जन संक्षेपे क्रिया युगेन निदान परिवर्जनम। निदान परिवर्जन अर्थात जिन कारणों से वाह कृमि उत्पन्न होते हैं उन कारणों का परित्याग करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्वच्छता न रखना वाह कृमि का प्रमुख निदान है, इसलिए इसे छोड़कर शरीर की त्वचा, रोम, बाल और धारण किए जाने वाले वस्त्रों की सावधानी से सफाई करनी चाहिए। स्नान नियमित रूप से करना चाहिए। सिर के बाल, कच्छा, दांत, कान आदि को स्वच्छ रखना चाहिए। चिकित्सा में क्या है? धतूर के पत्तों के रस अथवा पान के पत्तों के रस को कपूर में मिलाकर एक कपड़े के टुकड़े पर लेप करें। उसे कपड़े को सिर पर बांधकर रात में सो जाएं। प्रातःकाल बालों को धोने पर सब युका और लीख मरकर निकल जाते हैं। माथा में हम लोग देहात में सुने हैं कि लीख पड़ गया है माथा में, उसके लिए क्या कहता है कि धतूरा के पत्ता को रस ले लीजिए या पान के पत्ता के रस में थोड़ा कपूर मिला करके कपड़ा के टुकड़ा में बांध करके माथा में रात करके लपेट करके सो जाइए। ठीक है। सवेरे जब उठिएगा तो उसका क्या होगा कि युका और लीख जो होता है सब माथा में से मरा हुआ पाया जाता है। बिडंग तेल आता है, करवा तेल 250 ग्राम, गोमूत्र 4 लीटर और वायुडंग गंधक तथा मनःशिला प्रत्येक 25 ग्राम कल्क डालकर विधिवत पकाए गए तेल को सिर में लगाने से युका और लीख नष्ट हो जाते हैं। धतूर के पंचांग का कल्क 250 ग्राम, सरसों का तेल 1 लीटर और धतूर के पत्ते का रस 4 लीटर डालकर पकाए हुए तेल की मालिश से बालों के झुर्रियों, लीख तथा त्वचा की कृमि नष्ट हो जाती है। राल का धुआं देने पर घर में मक्खियां नहीं रहती हैं। राल का धुआं देने पर घर में मक्खी मच्छर वगैरह जो होता है तो नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या आता है? करंज तेल, नींब तेल और करवी तरुई का कल्क एक में मिलाकर लेप करने से सिर या त्वचा की कृमि नष्ट हो जाती है। नीम बीज पीसकर अभ्यंग करने से कृमि नष्ट हो जाती है। बालकों की गुदा में कृमिज कंडू होने पर धतूर तेल, बिडंग तेल या जैतून का तेल लगाना चाहिए। बायबिडंग को पीसकर
लेप करने से गुदा की कंडू मिटती है। अपराजित धूप, गूगल, अगरू, रुइसा घास, नीम के पत्ते, मदार के पत्ते, बच और राल तथा दारू हल्दी के समभाग चूर्ण को आग पर रखकर धुआं देने से कृमि नष्ट हो जाती है। अभ्यंतर कृमि, रक्तज, कफज और पुरुषज, इन 3 प्रकार की कृमियों की गणना की जाती है। अजीर्ण की स्थिति में भोजन करने से और पत्ते वाले शाकों के अधिक सेवन से रक्तज कृमि उत्पन्न होता है। अब इसका सामान्य जो है चिकित्सा जो है, लक्षण जो हम लोग बताए कि ज्वर होता है, शरीर के रंग का फीका पड़ना होता है, विवरणता, हृदय के रोग, चक्कर आना, भोजन में रुचि वगैरह, ये सब इसके समान लक्षण होता है। चिकित्सा सूत्र तो बताइए दिया है कि रक्तज कृमि का चिकित्सा सूत्र कुष्ठ रोग के चिकित्सा सूत्र की तरह जानना चाहिए। जैसे कुष्ठ रोग त्रिदोषज होता है, उसी तरह रक्तज कृमि रोग भी त्रिदोषज होता है। अतः लक्षणों के आधार पर दोषों का बराबर जानकर चिकित्सा करनी चाहिए। वात की प्रधानता में घृतपान, कफ की प्रधानता में वमन और पित्त की प्रधानता में विरेचन देना चाहिए। कफज कृमियों में विशेष रूप से शिरोविरेचन, नस्य, वमन और निदान परिवर्जन पूर्वक शमन चिकित्सा करना चाहिए। पुंसज कृमियों में विशेषकर बस्ती तथा विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक ने समानतः सभी कृमियों की चिकित्सा में त्रिसूत्री सिद्धांत अपनाने का निर्देश दिया है। पहला क्या है? अपकर्षण, दूसरा क्या दिया है? प्रकृति विघात, और तीसरा निदान परिवर्जन। सभी तरह के कृमियों में चरक ने क्या किया कि त्रिसूत्री अपना प्रिंसिपल बताया। उसी में पहला प्रिंसिपल बताया अपकर्षण, दूसरा प्रकृति विघात और तीसरा निदान परिवर्जन। अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। अपकर्षण, अभ्यंतर कृमियों का अपकर्षण 4 प्रकार से किया जाता है। कृमि औषधों के प्रयोग से कृमियों को निर्जीव अथवा बेहोश करने के पश्चात संशोधन उपचार करके बाहर निकालना चाहिए। अपकर्षण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? शिरोविरेचन, नस्य का प्रयोग, दूसरा वमन का प्रयोग आमाशयगत कफज कृमि रोग में किया जाता है, तीसरा विरेचन का प्रयोग, इसे मलाशय शोधनार्थ होता है, और चौथा अस्थापन निरूबस्ती का प्रयोग मलज कृमियों को निकालने के लिए किया है। और दूसरा चरक ने बताया प्रकृति विघात। प्रकृति विघात में क्या है? कृमि जिस तरह से आहार विहार या परिस्थिति या वातावरण में पलते हैं, उस परिस्थिति या वातावरण को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों के खाने पीने या स्नान उपटन आदि में प्रयोग करना चाहिए, तथा कफ विकार नाशक और पुरुष कृमि प्रतिषेधक औषध एवं कर्म करना चाहिए, जो कृमि जनन की प्रकृति को भी विनष्ट कर दे। और तीसरा चरक ने बताया निदान परिवर्जन। कृमि रोग के जो कारण बताए गए हैं, जैसे मधुर द्रव्य का सेवन, अम्ल द्रव, गुड़, बारा, पकौड़ा आदि का आहार, और दिन में सोने से, व्यायाम न करने से, इसका जो निदान बताया गया है, इन सब को निदान का परित्याग करना चाहिए। ये चरक ने जो त्रिसूत्री सिद्धांत बताए हैं, उस सिद्धांत के अंतर्गत हम बता रहे हैं। चरक ने क्या बताया? चरक ने कफज कृमियों की चिकित्सा करने में अधिक मात्रा में नस्य, शिरोविरेचन, वमन तथा शमन के लिए औषध प्रयोग करने के लिए बतलाया है। शवसाद कृमि, सिर को खाने वाले कृमि जब बढ़ जाए और सिर के भीतर चलते हुए जान पड़े तो सिर का स्नेहन स्वेदन करके चरक सूत्र स्थान 2 में कथित आपामार्ग तुंडलीय शिरोविरेचनीय का प्रधमन नस देकर शिरोविरेचन कराना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि व्यवस्था पत्र, कृमि का व्यवस्था पत्र जो है सो
3-3 घंटे पर रोगी को 4 बार देते हैं। कृमि मुद्गर रस आता है, कृमि मुद्गर रस 1 ग्राम और कृमिघ्न चूर्ण 1 ग्राम, दोनों को समान मात्रा में मिला करके इसका 4 मात्रा देते हैं, 6-6 घंटा पर देते हैं, गुड़ के साथ देते हैं। और भोजन के पहले यवानी खांडव चूर्ण आता है, इसको 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम क्या करते हैं, 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम हम रोगी को खिलाते हैं। और भोजन के बाद भोजनोत्तर बिडंगा रिस्ट आता है, बिटंग, उसको हम लोग क्या करते हैं कि 25 मिलीलीटर सुबह और 25 मिलीलीटर शाम को हम लोग बिडंगा रिस्ट देते हैं। और रात्रि में, रात को 10 बजे रात में सोते समय आरोग्यवर्धनी बटी 1 ग्राम 1 मात्रा देते हैं, ल्यूक वाटर सुसुम जल से देते हैं। फिर से व्यवस्था पत्र के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि रोगी को 3-3 घंटे पर 4 मात्रा में कृमि मुद्गर रस 1 ग्राम और कृमिघ्न चूर्ण 1 ग्राम, इसको खल करके समान मात्रा में 4 पुड़िया बना लेते हैं और इसको 1 पुड़िया 6-6 घंटा पर गुड़ के साथ हम लोग देते हैं। और उसके बाद हम लोग भोजन के पहले यवानी सांडव चूर्ण आता है, उसको 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को हम लोग देते हैं। भोजनोत्तर भोजन के आधा घंटा 40 मिनट के बाद बिडंग, बिडंग का प्रिपरेशन बिडंगा रिस्ट आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि 25 से 30 मिलीलीटर सुबह और 30 मिलीलीटर शाम को हम लोग देते हैं। रात्रि को सोते समय हम लोग आरोग्यवर्धनी बटी 1 ग्राम हम लोग देते हैं, गर्म सुसुम जल से देते हैं। ये हमारा व्यवस्था पत्र हुआ। पथ्य रोगी को हम लोग क्या करते हैं कि पुराना गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, अरहर, परवल का सब्जी, करेला का सब्जी वगैरह हम लोग पथ्य में देते हैं। और पथ्य में दूध नहीं देते हैं, मांस, घृत, दही, पत्ते वाले साग सब्जी, खट्टा मीठा, मिठाई वगैरह जो मधुर रस का सेवन हम लोग रोगी को बंद करा देते हैं। तो आज हम लोगों का कृमि रोग के बारे में हम लोग पढ़े। कृमि रोग हो गया। अब नेक्स्ट सैटरडे के दिन हम लोग, नेक्स्ट फ्राइडे के दिन हम क्या करेंगे कि अर्श के बारे में हम पढ़ेंगे।